पूरे प्रोग्राम में रहेगा। पढ़ाने का काम हमारे विद्वत गुरुजन करेंगे और मैं आपको जहाँ पे भी याद करना है, कुछ मदद करनी है, वहां उपलब्ध रहूंगी। फिर भी आपको कोई भी परेशानी हो, कोई चीज नहीं समझ में आ रही, इमीडिएटली निसंकोच आप मुझे पिंग करें, टेलीग्राम पे भेजिए। व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल नहीं रहती हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप हैंडल मेरा ज्यादातर मेरे स्टाफ के पास रहता है, वो मार्केटिंग के लिए काम में आता है। इसीलिए टेलीग्राम पे आप मैसेज भेजेंगे, विद इन 1-2 घंटे जैसे ही मैं फोन देखती हूँ मैं रिप्लाई कर देती हूँ। तो वर्णमाला हम आज जानेंगे। वर्णमाला क्या है? वर्णों की माला। वर्ण क्या है? जो हम बोलते हैं उनमें वर्ण होते हैं, कुछ स्वर होते हैं और कुछ व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन से मिलके बनती है वर्णमाला, इसीलिए इसको वर्णमाला का नाम दिया गया है। वर्णमाला में सबसे पहले आते हैं स्वर। स्वर जो हैं वो 13 बताए गए हैं। प्लुत जो स्वर हैं वो वेद में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए साधारण लोक भाषा में, लोक भाषा जो हम पृथ्वी पे कार्य कर रहे हैं, काम ले रहे हैं, वो लोक भाषा है। और देव भाषा जो होती है, जो हम वेदों की भाषा होती है, उसको देव भाषा कहा जाता है। वहां के रूल्स और नियम भी कुछ अलग होते हैं। तो स्वर हमारे पास जो होते हैं 13 डिफाइंड है, क्योंकि उसमें ह्रस्व स्वर, ह्रस्व मतलब होता है छोटा, दीर्घ होता है बड़ा। ह्रस्व मतलब स्मॉल, दीर्घ मीन्स लार्ज या बिग। ह्रस्व स्वर 5 बताए गए हैं, ह्रस्व, और दीर्घ बताए गए 8। ठीक है। ह्रस्व में क्या होता है? जो कि धीरे से या जिनको बोलने में सबसे कम लगे। अ। दीर्घ मतलब जिसमें उच्चारण समय ह्रस्व से दुगुना लगे। आ। और प्लुत जो होते हैं वो वेद में प्रयुक्त होते हैं, उनको उच्चारण समय ह्रस्व और दीर्घ से अधिक लगता है। जैसा हम वेद पाठी पंडित जब पाठ करते हैं तब सुनते हैं, जैसे वो बोलते हैं आ, तो यहाँ पे ह्रस्व और दीर्घ दोनों से ज्यादा समय लगा है बोलने में। उनकी चर्चा हमें नहीं करनी है, वो केवल आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ बताया। तो ह्रस्व स्वर 5 क्या है संस्कृत में? पहला आता है अ, दूसरा इ, तीसरा उ, चौथा रि, और पांचवा नया वर्ण जो हमने हिंदी में नहीं पढ़ा होता उसको बोलते हैं रि। लय में नीचे रे की मात्रा लगी हुई होती है। और दीर्घ स्वर 8 होते हैं, उनमें 4 अलग होते हैं और 4 अलग होते हैं। अब ये क्या क्या अलग है? देखिए, ए का बड़ा भाई होता है आ, वो आ जाता है। दूसरा होता है ई, ई का बड़ा भाई बड़ी ई आ जाता है, ई। ठीक है। ऊ का बड़ा भाई आ जाता है ऊ। और री, ऋषि वाला री का बड़ा भाई आ जाता है री। बोलने में देखिए री, ये नीचे 2 रह लगते हैं री के अंदर। यहाँ आपको समानता लग रही है क्योंकि ऑनलाइन ये डिजाइन प्रॉपरली नहीं हो पाया, इसका री नहीं लग पाया। अब 4 और दीर्घ स्वर होते हैं जिनको बोलते हैं ए, आई, ओ, औ। अब ये क्या होते हैं? ये डायरेक्ट बनते हैं या इनका कोई और प्रयत्न है, ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जो दीर्घ स्वर होते हैं उनमें जो ए बनता है, ये चीज आप कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बेसिस पे ही ज्यादातर संधि चलती है। सारे श्लोक आपके इसी बेसिस पे होंगे। दीर्घ स्वर में ए जो होता है वो ए और ई का गुण होता है। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो ए बनता है। आ और बड़ी ई, आ और ई को मिलाते हैं तो ए बनता है। अ और उ मिलाते हैं तो ओ बनता है। आ और उ बनाते हैं तो औ बनता है। ऐसे ही एक चीज और यहां बताऊं, बड़ी आ, बड़ा ई, बड़ा उ, बड़ा री कैसे बनता है? ये अपने जो 2 छोटे भाई हैं इन दोनों को मिला के बनते हैं। 2 ह्रस्व अ जब मिलते हैं, अ प्लस अ इज इक्वल्स टू आ, इ प्लस इ इज इक्वल्स टू ई। ये इनका फॉर्मेट रहता है। दीर्घ स्वर हमने देख लिए। अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि जो हिंदी वर्णमाला में अंग, अंगः आता है और अह आता है, वो कहाँ चले गए? वो संस्कृत में स्वरों में काउंट नहीं होते हैं, इसलिए देखिए स्वर कितने हैं? 13। ह्रस्व और दीर्घ और कहाँ तक जाते हैं? री तक जाते हैं, बड़े वाले री तक, आगे नहीं जाते। अंगा और अह को वर्णमाला के स्वरों में स्थान नहीं दिया गया है, इनका एक अलग सेगमेंट बनाया गया है, अनुस्वारः और विसर्जनीयः। और इनके 2 अलग भाई होते हैं, उपध्मानीय और
एक सेगमेंट और होता है जिनको इनको चार को एक कैटेगरी में डाला गया है, अयोग वाह कह के, वो भी हमारी चर्चा का विषय नहीं है। मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए यहाँ बताया कि अंगह और अह स्वरों में नहीं आते हैं, हिंदी वाली वर्णमाला से ये भिन्न है। आगे हम बात करते हैं व्यंजन। देखिए स्वर हमेशा पूर्ण होता है, स्वर के नीचे आपको ये छोटी डंडी कभी नहीं दिखेगी। मैंने अह लिखा, अंग लिखा, ए आई, कहीं पे भी छोटी डंडी नीचे हलंत नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण होते हैं। व्यंजन जो होते हैं वो अधूरे होते हैं, वो बिना स्वर की सहायता के चल नहीं सकते, उनको स्वर का साथ चाहिए पूरा होने के लिए। इसीलिए क, ख, ग, घ, ञ। देखिए क के नीचे डंडी है, ये व्यंजन है। अब क के साथ अंगा में अकार लगा देती हूँ तो बनता है क। क के बाद आपको अ की आवाज सुनाई पड़ेगी। क में आपको आ लगा देती हूँ तो का। अगर हलंत वाले को बोलना है, ये जो नीचे का साइन होता है डैश वाला, इसे बोलते हैं हलंत। क, मुख बंद नहीं होगा, अधूरा ही साउंड आएगा क का, क, ख, ग। और जब आपको पूरा बोलना है जिसमें आपने अकार जोड़ दिया है तो क। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अभी हम बोलते हैं अहम, तो अहम में मकार हलंत है, वहां पूरा नहीं है, मैं के नीचे हलंत है। वो चीजें हम शब्द विन्यास जब करेंगे तब करेंगे। इतनी चीज की क्लैरिटी के बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमारे को हो रहा है कि तालु क्या है, मूर्धन्य क्या है, दंत क्या है। आगे जब हम उच्चारण स्थान देख रहे हैं, देखिए ये आपका शरीर है, शरीर में जो आपके ओष्ठ है वो आप जानते हैं। उसके बाद आपके दांत आ जाते हैं, दांतों के जस्ट ऊपर का जो हिस्सा होता है पैलेट जिसे कहते हैं, उसको तालव्य कहते हैं, तालु। और उसके और अंदर का जो हिस्सा होता है, जो और अंदर गले की तरफ जा रहा है, उसको बोलते हैं मूर्धन्य। ठीक है। और सारे दांतों को छोड़ने के बाद जो गले में आता है उसको बोलते हैं कंठ्य, कंठ। और जो नाक से बोले जाने वाले अपने व्यंजन है पंचम वर्ण जिन्हें कहते हैं अनुनासिक, नासिक के व्यंजन, वो बोलते हैं नाक से, इसलिए नोज। ये पिक्चर दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी गलती नहीं होगी। और आपको मैं अभी क्विक लर्निंग टेक्निक से सिखा दूंगी, आप कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं कि चाहे तालु व्यंजन है या मूर्धन्य है, आपको बोल के ना देखना पड़ेगा। अगली बात मैं करती हूँ, अवधान विद्या से इनको मैं आपको याद करा रही हूँ। क, कंठ से आवाज आ रही है, क का कंठ तो हमें याद हो गया। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन चकार और टकार में है, च वर्ग और ट वर्ग में। देखिए सबसे पहले चालू होता है हमारा चकार, सबसे पहले हमारा आता है कंठ, कंठ आ गया। गले से हमने बोला, गले के बाद हम आते हैं तालु पे। ठीक है, च वर्ग का तालु है, तालु का है ये जो है दांतों के जस्ट ऊपर का हिस्सा, फिर मूर्धन्य गले का, और ये कंठ है। यहां से वर्णमाला शुरू होती है, तालव्य पे जाती है। च वर्ग का तालु है तो आप चीता शब्द याद कर लीजिए, च वर्ग चीता। कभी गलती नहीं करेंगे जीवन में कि च वर्ग तालु है या मूर्धा है, त वर्ग मतलब तालु, ता अर्थात तालु। त वर्ग मूर्धा है, टमाटर रोज खाते हैं, रोज सब्जी में डालते हैं, इधर याद कर लीजिए माँ आ रहा है मतलब मूर्ध्या। उच्चारण स्थान बोलने से भी हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि तालु क्या है, मूर्धा क्या है, क्योंकि हमारी स्मृति में नहीं है। आप टमाटर याद कर लीजिए, आप हमेशा मूर्धा बोलेंगे। त वर्ग, त वर्ग में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, जैसे त बोल के देखते हैं वो दांत पे टच करता है, तो भी यहाँ पे आप त वर्ग दंतः के लिए तोंद याद कर लीजिए। हम लोग भारतीय हैं और हमारे फैट्स बहुत होते हैं तो सबके तोंद निकली रहती है, तो त वर्ग तोंद, और प वर्ग आपका ओष्ठ है, मतलब आपके दोनों होंठ। इन तीनों को याद करने के लिए हमें चीता टमाटर तोंद, और कैसे याद करना है, च ट त, चीता टमाटर तोंद हमने याद कर ली, हमें यह अवधान विद्या से याद हो गया। अवधान एक लर्निंग टेक्निक है जिसमें कि आप विभिन्न सिनोनिम्स में एक्रोनिम्स बना के या फिर रेफरेंस वर्ड्स के थ्रू कोई चीज याद करते हैं।